स्वागत है बच्चों हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संजय केम ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सूरज राज और मैं हूं आप लोग का फिज़िक्स टीचर। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड बोर्ड ने क्लास 11 टर्म 2 के लिए कुछ सेट्स जारी की है, जिनमें से एक सेट जो है वो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है सेकंड सेट को कंप्लीट करने की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। सेट 2 में 3 भाग है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है तीनों सेक्शंस को एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन ए की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। चंद्रमा में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता? सबसे पहले ये जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो वह गैसियस इन्वेलप जो कि हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। पहला मास, दूसरा एस्केप वेलोसिटी। मास और एस्केप वेलोसिटी। और हमारा पृथ्वी जो है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, उसका एस्केप वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, समथिंग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जिस कारण हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें इसकी मून से, तो मून का मास जो है ना वो अर्थ की तुलना में कम होता है। मून का एस्केप वेलोसिटी जो है ना वो अर्थ की तुलना में कम होता है। मान लीजिए कि इसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है समथिंग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है मून का एस्केप वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें अर्थ की, तो अर्थ का जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और मून का जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से भी कम वैल्यू होता है मून के एस्केप वेलोसिटी का। इसी कारण मून पर एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। ये कैपिटल जी क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको G का डायमेंशन निकालना है, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। अब देखिए फोर्स का जो डायमेंशन है वो होता है mlt-2 और डिस्टेंस के स्क्वायर का हो जाएगा L का पावर 2 और m1 का हो जाएगा m, m2 का हो जाएगा m। तो ये देखिए एक m कट जाएगा, L का पावर 1 है जी, L का पावर 2 है, क्या हो जाएगा? L का पावर 3 और ये m जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? m का पावर -1 और यहाँ t का पावर क्या है? -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या हो गया? m का पावर -1, L का पावर 3 और t का पावर -2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो है विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। स्टील और रबर में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है? तो बच्चों इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इलास्टिक बॉडी जो है वो स्टील है। स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रबर के केस में जो है वो स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होता है। रबर के केस में जो है वो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये ज़्यादा उत्पन्न होता है। अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो यंग्स मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू कम होगी। यंग्स मॉडुलस अगर कम होगा यानी कि रबर जो है वो कम इलास्टिक होगा। देखिए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो रबर का क्या होता है कि स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा होता है तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? कम होगा। अगर यंग्स मॉडुलस कम होगा यानी कि रबर जो है वो कम इलास्टिक होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें स्टील की, तो स्टील के अंदर जो है वो स्ट्रेन जो है वो कम उत्पन्न होता है, जिस कारण उसका यंग्स मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और यंग्स मॉडुलस अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा
इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसी कारण स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कॉम्पेयर टू रबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विस्कस फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स। विस्कस फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हमको कुछ ये सेटअप देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट संख्या आएगा। ये नया कांस्टेंट संख्या आया नीटा। इसको हम लोग कहते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है ए का मान ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, dv बाय dt का मान ले लेते हैं 1 सेकेंड, तो देखिए बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? नीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक तरह का विस्कस फोर्स है जहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट लेयर्स के बीच कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होता है? 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, यूनिट यानी कि 1, बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड बिटवीन यूनिट एरिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। टेम्परेचर का वैल्यू हमको ज्ञात करना है जिसका कि सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं F-32/180 इज इक्वल टू होता है C/100, ठीक है। तो हमने यहाँ लेट कर लिया क्या कि दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। यानी कि हम F के जगह Q पुट करेंगे, C के जगह Q पुट करेंगे। तो F-32 है, क्या हो जाएगा? Q-32/180, और यहाँ क्या हो जाएगा? C के जगह पे Q को पुट करेंगे तो क्या होगा? Q/100। अब देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया। ये जो है वो 2 का टेबल में 5 बार में गया, ये जो है वो 2 का टेबल में 9 बार में गया। तो क्या बचा? Q-32/9 इज इक्वल टू Q/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ, तो क्या हो जाएगा? Q-32 इंटू 5 इज इक्वल टू Q इंटू 9, तो क्या हो जाएगा? 5Q माइनस 160 इज इक्वल टू 9Q। अब देखिए 9Q यहाँ आएगा और माइनस 160 वहाँ जाएगा, तो क्या होगा? 5Q माइनस 9Q इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? -4Q इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो Q का वैल्यू कितना आया? -40। यानी कि Q का वैल्यू जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो है जब 40 डिग्री रहेगा वैल्यू तब हमारा जो है सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होगा हमारा दोनों स्केल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब स्वयं के मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करे, जहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो, अपोजिट हो, तो हम कहेंगे क्या कि पार्टिकल जो है वो कौन से कंडीशन में है? पार्टिकल जो है वो एसएचएम के कंडीशन में है। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो होता है -a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होता है, ठीक है।
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। अच्छा, ये जो साइन ओमेगा टी है, ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन है ना, इसको हम माइनस इसके साथ ले गए, यहाँ जो माइनस साइन है इसको हम क्या कर दिए, इसके साथ ले गए, तो क्या हो गया, ए ओमेगा अंडर ब्रैकेट माइनस साइन ओमेगा टी। अब आप लोग जानते हैं कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो उसी प्रकार माइनस साइन ओमेगा टी के जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, ठीक है। कितना का डिफरेंस है, यहाँ ओमेगा टी प्लस 0 है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पाई बाई 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो दोनों जो है वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इनके बीच क्या डिफरेंस हो सकता है, एक डिफरेंस यहाँ लिखने बोला है। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ही हमारा ट्रैवल करता है। सॉलिड एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जो है वो ईजिली प्रोपोगेट कर पाता है। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हर तरह के मैटर के स्टेट में जो है वो ट्रैवल करता है, ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। कहने का तात्पर्य क्या है, सॉलिड में भी ट्रैवल करेगा, लिक्विड में भी ट्रैवल करेगा, और बच्चों गैसेस में भी ट्रैवल करेगा। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हमारा ट्रैवल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर ट्रांसवर्स वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही हमारा क्या हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, व्हाट आर कैप्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। कैप्लस ने जो है वो प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर एक सिद्धांत लिखा है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैप्लस ने करीबन 3 नियम जो है वो प्लैनेट्स के मोशन पे दिए है। सबसे पहला हो गया कैप्लस फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। यानी कि जितने भी प्लैनेट्स है जो कि सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। जहां पे देखिए ये हो गया एक इलिप्स, और ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस, और ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस। इलिप्स के अंदर जो होता है वो 2 फोकस होते हैं, एक फोकस F1, एक फोकस F2, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, सारे के सारे जो है प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं सूर्य के चारों ओर, जहां पे सूर्य जो है 2 में से किसी एक फोकस पर कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर, यही हो गया हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। नेक्स्ट केप्लर सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज। तो प्रत्येक प्लैनेट जो है जो कि सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहा है, किस पाथ में भ्रमण कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो समान प्लैनेट जो है समान समय में समान क्षेत्रफल तय कर रहा है। जितने भी प्लैनेट्स जो है जो कि सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, कौन से पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में, तो वे सारे प्लैनेट्स जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया जो है वो कवर कर रहे हैं। यानी कि समान समय में समान क्षेत्रफल जो है वो कवर कर रहे हैं। ईच प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल पाथ। देखिए यहां पे ये हो गया हमारा एक इलिप्टिकल पाथ, और ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है। यहां पर एक प्लैनेट है, मान लीजिए जब ये प्लैनेट यहां पे था तो टाइम जो है वो कितना था, 0 सेकेंड। जैसे ही ये प्लैनेट जो है वो यहां से मूव करके यहां पर आया तो टाइम कितना हो गया बच्चों, t सेकेंड मान लीजिए। तो इस प्लैनेट ने जो है कितना एरिया जो है वो कवर किया, तो इस प्लैनेट ने कुल इतना एरिया जो है वो कवर किया। इस एरिया को मैंने मान लिया क्या, A1, ठीक है। हालांकि आप सेकंड नहीं आवर ही लीजिए या डेज वगैरह लीजिए, मैंने तो ऐसे ही इसको ले लिया है समझाने के लिए। अब मान लीजिए यही प्लैनेट जो है वो यहाँ पर आया है ना, तो जब यहाँ पे पहुंचा तो इसका टाइम मैंने मान लिया कितना, 0 सेकेंड। अब जैसे ही ये प्लैनेट जो है वो t सेकेंड के पश्चात जब इस पोजीशन पे पहुंचा
तो इस प्लैनेट ने जो है यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र तय किया उसमें कितना एरिया जो है, कितना क्षेत्रफल जो है वो कवर किया, इतना क्षेत्रफल कवर किया। इसको मैंने क्या मान लिया, A2। तो हमारा कैप्लस का जो दूसरा सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, वो ये कहता है कि समान समय में हर एक प्लैनेट जो है वो समान क्षेत्रफल जो है वो कवर करेगा, यानी कि एरिया कवर्ड इन A1 इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन A2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कैप्लस का जो तीसरा सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, यानी कि ये समय पर जो है वो आधारित है। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ में ही सारे प्लैनेट्स जो है वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। इलिप्स का क्या होता है, दो एक्सिस होता है, एक ये और एक ये। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। अच्छा बताइए, मेजर एक्सिस का हाफ पोर्शन को क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस के हाफ पोर्शन को कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। और माइनर एक्सिस के हाफ पोर्शन को क्या कहेंगे, ये पूरा हो गया माइनर एक्सिस, इसका आधा पोर्शन क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे दो फोकस हो जाएगा, एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, एक फोकस F1, दूसरा फोकस हमारा हो गया F2। इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारा क्या होगा, सूर्य जो है वो कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, जो कि हमारा फोकस पे कंसंट्रेटेड है, उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा बच्चों, टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ, यानी कि AQ। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। अब ये प्रोपोर्शन हटाएंगे बच्चों तो एक कांस्टेंट संख्या आएगा, क्या, K। समझ में आया। अब अगर हम लोग चर्चा करें दो प्लैनेट्स के लिए, तो दो प्लैनेट्स के लिए फॉर वन प्लैनेट T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A1 का Q। दूसरे प्लैनेट के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू K A2 का Q। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग रेशियो निकालेंगे। चलिए, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू K A1Q बाय K A2Q। क्या हो जाएगा, A1 का Q बाय A2 का Q। समझ में आया। तो ये आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में कभी भी आपको काम आ सकता है। चलिए, समझ में आया कैप्लस का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न जो है वो 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हो गया हमारा डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, तो किसी भी बॉडी के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, किसी भी बॉडी के इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होने वाला इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। मैंने क्या लिखा है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है हमारा डिफाइन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका डायमेंशन ऐसे था, मैंने इस पर बहुत सारा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जिस कारण इसका डायमेंशन जो है वो घट के इतना हो गया। ठीक है, तो ये था उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल डायमेंशन, आकार। बाद में मैंने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जिस कारण इसके डायमेंशन में क्या आ गया, चेंजिंग आ गया।
तो स्ट्रेन जो होता है ना वो रेशियो होता है, अनुपात होता है किसका, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब उस ऑब्जेक्ट पर जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है तो उसके डायमेंशन में कितना बदलाव आया है, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल डायमेंशन होगा उन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिफाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बीच एक डिफरेंस बताइए। तो कोई भी बॉडी जो है जब अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, कोई भी बॉडी जो है जब अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के पश्चात, तो हम ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि कोई रबर है, अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और जैसे ही उस रबर पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वो रबर क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। यानी कि वो रबर क्या हो गया, एक इलास्टिक बॉडी। कौन से प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इलास्टिसिटी को। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता रिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के पश्चात भी, तो हम ऐसे बॉडी को क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। और इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। इफ ए बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी एंड सच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कागज़ का ही एक टुकड़ा है, ठीक है, उस पर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा, है ना, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो कागज़ जो है वो ब्रेक हो चुका होगा, यानी कि फट चुका होगा या दब चुका होगा, यानी कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। यानी कि कागज़ जो है वो कौन सा बॉडी हो गया, प्लास्टिक बॉडी। कौन से प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, प्लास्टिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोक्स लॉ, डिराइव स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि स्टोक्स लॉ जो है ना वो हमें सॉलिड लिक्विड फ्रिक्शन के बारे में इंडिकेट करता है। यानी कि कहीं ना कहीं यह सिद्धांत जो है वो सॉलिड लिक्विड फ्रिक्शन पे आधारित होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टोक्स लॉ होता क्या। तो स्टोक्स लॉ हमें ये कहता है कि मान लीजिए कि ये एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, ठीक है, इसका अपना कुछ विस्कोसिटी है, सपोज नीटा है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी है। एक स्फेरिकल शेप्ड सॉलिड को जो है हमने इसमें इमर्ज किया है जिसका कि कुछ रेडियस है, सपोज आर रेडियस है, और ये स्फेरिकल शेप बॉडी जो है वो इस लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहा है विद सम वेलोसिटी दैट इज़ v। तो ये कितना विस्कस फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, वही यहाँ पे गिवन है, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। F हो गया हमारा विस्कस फोर्स, 6 पाई हो गया कांस्टेंट टर्म, नीटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर हो गया रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, v क्या हो गया, वेलोसिटी विथ विच द स्फेरिकल बॉडी मूव्स इनसाइड द लिक्विड। According to Stokes' law, the backward viscous force acting on a spherical body having radius small r moving with velocity v through a coefficient of viscosity neta is इतना। समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसका जो है डेरिवेशन करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैकवर्ड विस्कस फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स जो है वो जब हम किसी लिक्विड के अंदर अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर को इमर्स करेंगे तो वो जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड v। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि डायमेंशनल एनालिसिस के तहत जो है स्टोक्स लॉ को प्रूव करिए। तो यहाँ पे बैकवर्ड विस्कस फोर्स या विस्कस फोर्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, नीटा, आर और वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पे बैकवर्ड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा का पावर a, रेडियस का पावर v, वेलोसिटी का पावर c। नीटा का जो डायमेंशन होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इतना होता है डायमेंशन, याद रखिएगा, और रेडियस का होता है l और वेलोसिटी का होता है lt-1 और फोर्स का जानते ही होंगे mlt-2। तो यहाँ प्रोपोर्शन हटा तो यहाँ एक कांस्टेंट आया k का मैंने वैल्यू क्या ले लिया 1, फिलहाल के लिए मैंने 1 ले लिया। तो फोर्स का डायमेंशन होता है इतना mlt-2
और नीटा का होता है एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 का होल का पावर ए, और इसका हो गया एल का पावर बी, और इसका हो गया एल टी का पावर -1 का होल का पावर सी। तो ये लिख दिया मैंने। अब ये पावर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा एम का पावर ए, एल का पावर -a, टी का पावर -a, एल का पावर बी, एल का पावर सी, टी का पावर -c। एम एल टी -2 वही है। अब हम देखेंगे पावर्स को ऐड करेंगे तो m का पावर a, l का पावर -a है, यहाँ l का पावर b, l का पावर c, तो l का पावर -a प्लस b प्लस c। t का पावर -a है और t का पावर -c, तो क्या होगा t का पावर -a -c। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, m l t का जो पावर्स है वो दोनों साइड इक्वेट करेंगे। तो यहाँ देखिए m का पावर 1 है और m का पावर a, तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ l का पावर 1 है और यहाँ l का पावर कितना है, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1। t का पावर यहाँ देखिए -a -c और यहाँ कितना है -2। a का वैल्यू 1 आया, यहाँ पुट करते हैं माइनस इज इक्वल टू इतना, क्या हो जाएगा -c इज इक्वल टू -2 प्लस 1, यानी कि -c इज इक्वल टू -1, माइनस कट गया, c का वैल्यू कितना आया 1। अब चलिए a और c का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, -1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कट गया, b बराबर कितना है, यानी कि a भी आ गया 1, b भी आ गया 1 और c भी आ गया 1। चलिए तो सॉल्व करने के बाद ये आया हमारा वैल्यूज a b और c का, पुट कर देंगे तो क्या होगा, f इज इक्वल टू k नीटा का पावर 1, r का पावर 1, v का पावर 1 होगा यहाँ। ठीक है, 1 होगा यहाँ, v का पावर 1 होगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हम k के जगह जो है एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था कि k का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 6 पाई। तो हम इस k के जगह क्या लेंगे, 6 पाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, f इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को प्रूव करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आप जान लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाय k होता है। m हो गया मास, ये हो गया हमारा क्या, स्प्रिंग फैक्टर, और फोर्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपने जो है वो पढ़ा होगा टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाय k। अब देखिए SHM में ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, f इज इक्वल टू -kx। f हो गया हमारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, x हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे k क्या हो गया हमारा, वही फोर्स कांस्टेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉब है, इस बॉब को मैंने एक इन इलास्टिक थ्रेड से अटैच किया हुआ है और ये पूरा सेटअप जो है वो एक फ्रिक्शनल लेस सपोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए बॉब जो है वो यहाँ पे आया कुछ समय के पश्चात, यहाँ मान लीजिए टाइम 0 था और यहाँ टाइम बढ़ के कितना हो गया, t सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गया, कितना एंगल फॉर्म किया, थीटा। ठीक है, अब ये बॉब है ना, इसका भी कुछ मास होगा, तो इसका मास मान लेते हैं क्या, स्मॉल m। ठीक है, तो इसका मास जो है वो हो गया स्मॉल m। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को जो है वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस पर भी नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा बच्चों, क्या, mg, जो कि होता है वेट ऑफ बॉब। ठीक है, अब इस mg कंपोनेंट को हम mg को जो है हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर वाला आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो हम mg को दो कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा,
तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये जो mg sin थीटा हमको मिला, ये वाला, ये हमारा मीन पोजीशन पे हमको ऑब्टेन हुआ, यानी कि जब हमारा बॉब जो है जब मीन पोजीशन पे आया तब हमको जो है वो mg sin थीटा जो है वो वैल्यू प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे consider a bob having mass small m connected with an inelastic thread and the thread is connected with a frictionless support। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे कितना फोर्स लग रहा है, मीन पोजीशन पे इतना फोर्स लग रहा है, यानी कि F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर साइन थीटा बहुत ही स्मॉल है, अगर साइन थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा के जगह पे क्या लेंगे हम लोग, थीटा लेंगे। तो F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा है, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा। तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो है हमारा L, इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ। ये हो गया हमारा इलास्टिक वायर, इन इलास्टिक वायर का जो है वो लंबाई हो गया, जो कि हो गया हमारा L। ठीक है, और इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया, कितना, x। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क अगर x है तो रेडियस क्या हो जाएगा L, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x अपॉन L। तो इस थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x बाय L। इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1, F इज इक्वल टू माइनस mg x बाय L। अब देखिए हम जानते हैं F इज इक्वल टू kx होता है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करिए, क्या हो जाएगा, आपको कुछ मिलेगा, mg x बाय L इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस kx, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, k बराबर mg बाय L। तो k इज इक्वल टू क्या हुआ, mg बाय L। हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला होता है क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ठीक है, k के जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे k के जगह क्या पुट कर देंगे, mg बाय L। तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर स्मॉल m बाय k के जगह mg बाय L। तो m कट गया हमारा, ये L जो है वो ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाय g। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ थ्रेड, और ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला प्रश्न 12वां नंबर क्या है बच्चों, why Cp is greater than Cv is greater than Cp, prove that Cp minus Cv is equal to R for an ideal gas, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे होता हमारा क्या, Cp और यहाँ होता हमारा क्या, Cv। Cp जो है वो Cv से ग्रेटर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ देखिए Cp यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो Cp जो है वो Cv से क्यों बड़ा होता है, ग्रेटर क्यों होता है। तो देखिए जब हम कोई गैस को हीट करते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो सारा का सारा हीट एनर्जी जो है ना वो यूटिलाइज हो जाता है गैस के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। जब भी हम किसी भी गैस को हीट करते हैं और वॉल्यूम को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो सारा का सारा हीट एनर्जी जो है जो कि हमने उस गैस को प्रोवाइड कराया, सारा का सारा हीट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाता है उस गैस के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें, जब हम किसी भी गैस को हीट करते हैं और प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं,
तो उस हीट एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो दो फॉर्म्स में होता है, दो वेज में होता है। सबसे पहले गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ वो गैस जो है वो किसी बाहरी प्रेशर के अगेंस्ट भी कुछ वर्क करता है, यानी कि सराउंडिंग के अगेंस्ट भी क्या होता है, कुछ वर्क किया जाता है। इसी कारण जो है हमारा Cp जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, Cv से। चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो इसका जो ये फॉर्मूला है जिसको हमको डिराइव करना है वो क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। R हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस फॉर्मूले का एक और नाम होता है बच्चों, वो होता है मेयर्स फॉर्मूला। तो इसका बेहद ही आसान डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, सबको जानते हैं। अगर हम n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारा सिर्फ एक हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ मोल जो है वो एक मोल के इक्वल है, तो इक्वेशन क्या होगा, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। अब हम गैस का अगर वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम अगर हम लेते हैं V1 और गैस का टेम्परेचर लेते हैं T1, तो देखिए क्या होगा, हमारा इक्वेशन क्या आएगा, P, प्रेशर तो वही रह गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू R, R तो कांस्टेंट है, T के जगह क्या आ जाएगा, T1। क्लियर है, इसको मैंने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब उसी गैस का वॉल्यूम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ V2, और उसी गैस का टेम्परेचर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ T2। तो क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों, PV2 इज इक्वल टू RT2। तो इसको मैं मान लेता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इक्वेशन 2 क्या था, PV2 माइनस PV1, और इक्वेशन 1 क्या था, RT2 माइनस RT1। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, P। तो क्या बचेगा हमारा, P अंडर ब्रैकेट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, R, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, T2 माइनस T1। अब देखिए V2 माइनस V1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा V। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। उसी प्रकार T2 माइनस T1 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर को लिख सकते हैं डेल्टा T। तो T2 माइनस T1 के जगह मैंने क्या लिखा, डेल्टा T। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इंथैल्पी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, ये होता है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 के दोनों ही साइड्स मैं डेल्टा T से डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा T प्लस, अब यहाँ देखिए P डेल्टा V को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, P डेल्टा V को रिप्लेस कर देंगे R डेल्टा T से। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, R डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है, और नीचे में आ गया डेल्टा T। ये डेल्टा T कैंसल आउट हो गया। अब डेल्टा H बाय डेल्टा T क्या होता है हमारा, Cp, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा T क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R। तो अब हम Cv को वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये हो गया हमारा इक्वेशन प्रूफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, discuss its use in isothermal process and adiabatic process। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई करेंगे तो वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उस हीट का यूटिलाइजेशन करेगा दो रूपों में। सबसे पहले वो जो सिस्टम है अपना इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, दूसरा वो जो सिस्टम है वो कुछ वर्क करेगा सराउंडिंग पर, ठीक है। अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई करेंगे तो वह इस हीट एनर्जी का जो है वो इस्तेमाल दो फॉर्म्स में करेगा। सबसे पहले वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, दूसरा वो
सिस्टम पर कुछ वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, अगर आप उसको कुछ खाना वाना दे दीजिएगा तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो वो खुश होगा और आपके लिए कुछ काम करेगा। तो सेम यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ देखिए डेल्टा क्यू क्या हो गया, हीट एनर्जी सप्लाई किया गया और वो यूटिलाइज हुआ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में और कुछ वर्क करने में। तो ये हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये हो गया हमारा वर्क डन, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो गया हमारा हीट एनर्जी सप्लाइड। चलिए इसका एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मान लीजिए एक आइडियल गैस जो है वो रखा हुआ है और ये हो गया एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। तो जैसे ही इस मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन को मैंने ऊपर उठाया तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। पहले मान लीजिए वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम हो गया V2। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट छोटा तो वर्क छोटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ आ गया प्रेशर इनटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx। अब देखिए प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो डेल्टा W जो है वो किसके इक्वल हो गया, किसके प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इसके जगह वर्क डन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसके जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। समझ में आया सभी को। चलिए तो इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें बोल रहा था क्या कि इसको समझाइए हमें कि इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे होगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे हीट कांस्टेंट होता है। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है 0 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि इसका चेंज क्या होगा, 0। अगर चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो क्या हो गया हमारा, Q इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, उसका इक्वेशन क्या होता था, nRT log V2 बाय V1। तो डेल्टा Q का फॉर्मूला नया आ गया क्या, nRT log V2 बाय V1। अगर V2 ग्रेटर है V1 से, इसका ये मतलब है कि चेंज इन हीट एनर्जी पॉजिटिव होगा। अगर V1 ग्रेटर है V2 से, यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई टू एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी कांस्टेंट यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी 0। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 हो गया तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हम क्या करेंगे, एक को वहाँ भेज देते हैं, मान लीजिए डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये आ गया हमारा। अब एडियाबैटिक में कितना वर्क किया जाता है, तो एडियाबैटिक में वर्क करने का जो एक्सप्रेशन है वो है P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। तो हमारा वर्क डन कितना आया, वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डन जो है वो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। तो डेल्टा यू किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो अब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस अंडर ब्रैकेट P1 V1 माइनस P2 V2 बाय
गामा-1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चलिए, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, इसमें जो है वो दो वेव्स जो है वो साइमल्टेनियसली जो है आपस में एक पॉइंट पर आके सुपर इम्पोज करके, जब किसी स्ट्रिंग में दो या दो से अधिक वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है वेव्स के द्वारा वो क्या हो जाता है? इंडिविजुअल वेव्स का अलजेब्रिक सम होता है। यहाँ पे दो वेव्स थे बच्चों, पहला ये, दूसरा ये। पहले वेव के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया? y1। दूसरे वेव के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया? y2। तो जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? दोनों वेव्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल, यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर तीन वेव्स होता और आपस में सुपर इम्पोज करता किसी स्ट्रिंग के अंदर तो उनका फॉर्मूला क्या आ जाता? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर n वेव्स होता तो उनके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn। समझ में आया? चलिए, अब पहले वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया उसका वैल्यू हम ले लेते हैं। y1 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरे वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया उसका वैल्यू कुछ कंसीडर कर लेते हैं। y2 इज इक्वल टू a साइन अंडर ब्रैकेट kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस ये है कि दोनों में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितना का है? 5 का है। समझ में आया? यहाँ kx माइनस ओमेगा टी है, यहाँ kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 है। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। तो a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन अंडर ब्रैकेट kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? a कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया? साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन अंडर ब्रैकेट kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम मैथ्स का एक फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया हमारा c, ये हो गया हमारा d। तो क्या हो जाएगा? a 2 साइन, यहाँ देखिए c कितना है? kx माइनस ओमेगा टी प्लस d कितना है? kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बटे में 2। अब cos c माइनस डी, c क्या हो गया हमारा? kx माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ, kx माइनस ओमेगा टी, और d यहाँ कितना हो गया? kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2। अब यहाँ देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2 kx। ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2 ओमेगा टी, सॉरी ये kx और kx ऐड होगा, क्या होगा? 2 kx होगा, और ये माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी, और ये कितना हो गया? 5 बटा 2। अब यहाँ देखिए अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये kx कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा टी और यहाँ प्लस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 5, यहाँ पे माइनस 5, तो cos माइनस 5 बाय 2। अब देखिए माइनस 2 kx बाई 2 क्या हो जाएगा? kx 2 ओमेगा टी बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। आप लोग जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े ही होंगे, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो cos माइनस 5 बाई 2 क्या होगा? cos 5 बाई 2। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a cos 5 बाई 2। इस cos 5 बाई 2 को आगे ले आए, क्या हो गया? साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसके जगह पे हम एक बड़ा सा टर्म लेंगे, क्या? कैपिटल ए। तो y इज इक्वल टू हो गया कैपिटल ए यानी कि एम्पलीट्यूड साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की जगह मैंने क्या लिया? 2a cos 5 बाई 2। तो हमारा ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिस्प्लेसमेंट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5 साइन अंडर ब्रैकेट 500t प्लस 50
z, डिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। ठीक है, सबसे पहले हमको वेव का जो है वो डायरेक्शन बताना। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ये होता है। यहाँ देखिए z एक्सिस में बोला है ना, और यहाँ माइनस लगता है, यहाँ प्लस, यानी कि वेव्स का जो ट्रैवल करने का डायरेक्शन है वो क्या हो गया, माइनस z एक्सिस। अब वेव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यहाँ देखिए ओमेगा, और यहाँ कितना है 500, यानी कि ओमेगा बराबर कितना हो गया 500, ओमेगा बराबर हो गया 500। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई एफ इज इक्वल टू 500। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 500 बाई 2 पाई, यानी कि कितना आया हमारा 75.61 हर्ट्ज। नेक्स्ट वेवलेंथ, अब यहाँ देखिए k हमारा कितना दिया हुआ है 50, तो k दिया हुआ है हमको 50, k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो हमारा लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाय k, वही मैंने यहाँ लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय k। k का वैल्यू कितना है 50, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, 2 इंटू 3.14 बाय 50 कितना आ गया 0.125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव स्पीड निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू के। ओमेगा कितना दिया हुआ है 500 और k कितना दिया हुआ है 50, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 25,000 मीटर पर सेकेंड। चलिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v max इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा कितना दिया हुआ है 500, एम्पलीट्यूड कितना है 5, कितना हो जाएगा 2500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है डिफाइन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जब कभी भी आप लोग नल धीमी गति से खोलते हैं या चलाते हैं तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहने का मतलब ये है जब मान लीजिए ये लिक्विड है, लिक्विड के सारे पार्टिकल्स जब फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन में और एक ही वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जब किसी भी लिक्विड के सारे पार्टिकल्स प्रोपोगेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एक ही वेलोसिटी के साथ और एक ही डायरेक्शन में, सेम पाथ विद सेम वेलोसिटी, देन सच काइंड ऑफ फ्लो इज नॉन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इस तरह के बहाव को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज such that each particle of the liquid passing through the given point moves along same path with same velocity, such kind of flow is known as a streamline flow. इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। The tangent drawn at any point the streamline gives the direction of velocity of fluid at that point. मान लीजिए ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट हमको क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए। तो जब भी हमको डायरेक्शन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ताकि हमको उस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन प्राप्त हो सके। दूसरा क्या है, कोई भी दो स्ट्रीम लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दो टेंजेंट हो जाएंगे और दो टेंजेंट दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक स्ट्रीम लाइन ये हो गया, एक स्ट्रीम लाइन ये हो गया, इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, किया है, एक टेंजेंट इसके अलोंग, एक टेंजेंट इसके अलोंग, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का दो डायरेक्शन एक ही समय एक ही पोजीशन नहीं हो सकता। इसीलिए no two streamlines intersect each other because at the point of intersection there will be two tangent which is not possible. चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसका पार्ट बी, जो था हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन लगता है यहाँ शायद गलती से छूट गया है। ठीक है, पार्ट बी में जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे डेरिवेशन करना था। तो समझिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहता है कि जब किसी भी पाइप में
वाटर जो है वो जब एंटर करता है और वाटर जब बाहर निकलता, तो जितना मास वाटर का या लिक्विड का उस पाइप में एंटर करता है, उतना ही मास लिक्विड का उस पाइप से बाहर निकलता है। ठीक है, यही है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो मैंने एक पाइप यहाँ पे कंसीडर किया है जिसका कि अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये एक सेक्शन ए है, ये एक सेक्शन बी है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मैंने माना है क्या, A1। और जब लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा था तो उसका वेलोसिटी मैंने V1 माना था। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने माना कितना, A2। और जब लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा था उसका वेलोसिटी मैंने क्या माना है, V2। ठीक है, V2। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा हमारा लिक्विड का पार्टिकल्स L1, कितना टाइम लगा होगा T। यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हमारा लिक्विड या फ्लूइड का पार्टिकल्स L2, कितना समय लगा होगा T। समझ में आया। तो कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, जिसका कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। फ्लोज थ्रू ए द सेक्शंस A and B ऑफ ए पाइप हैविंग वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। तो जितना लिक्विड का जो मास है वो एंटर किया था थ्रू सेक्शन A, है ना, उसको मैंने मान लिया क्या, M1। मास ऑफ फ्लूइड फ्लोज थ्रू सेक्शन A को मैंने मान लिया M1। तो M1 इज इक्वल टू क्या होगा, A के जगह A1, L के जगह L1, और रो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि लिक्विड्स का डेंसिटी चेंज थोड़ी ना करेगा। तो L1 के जगह देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है L1 और वेलोसिटी है V1 इंटू टी, हो गया। तो A1 इंटू V1 इंटू टी इंटू रो। अब जितना मास ऑफ फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा सेक्शन बी से, उसको मैंने मान लिया क्या, M2। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2 रो। L2 की जगह क्या लिखेंगे, V2T। तो M2 का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, M1 का वैल्यू इतना आ गया, M2 का वैल्यू इतना आ गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, M1 और M2 यानी कि जितना मास फ्लूइड का एंटर करेगा उतना ही मास जो है वो फ्लूइड का बाहर भी आएगा उस पाइप से। तो उसके तहत क्या हो जाएगा, A1 V1 T रो इज इक्वल टू A2 V2 T रो। T कट गया, रो कट गया, डेंसिटी कट गया। तो क्या हो गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब AV क्या है, कांस्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, डिस्कस वेरिएशन ऑफ स्मॉल g विथ डेप्थ। यानी कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के भीतर जाएंगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे चेंज करेगा, इस पर जो है अब हमको डिस्कस करना है। तो मैंने मान लिया कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर हमारा क्या है, अर्थ, जिसका कि मास क्या है, कैपिटल M। हमारा जो अर्थ है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। ठीक है, कंसिडर द अर्थ टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर हैविंग मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। तो एक वस्तु है जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो कि अर्थ के सरफेस पे मौजूद है, तो उसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं स्मॉल g। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल g, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे ये हो गया यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो गया हमारा मास ऑफ अर्थ, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम लोग जो है वो मास ऑफ अर्थ निकालने वाले हैं। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास ऑफ अर्थ को हमने क्या माना है, कैपिटल M। अब बताइए हमारा जो अर्थ है उसको हम लोग क्या एज्यूम किए कि वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। यूनिफॉर्म स्फीयर का जो हमारा होता है वॉल्यूम, वो कितना होता है, 4/3 पाई R क्यू, और डेंसिटी हो गया रो। ठीक है,
तो g यानी कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो नया इक्वेशन आया वो क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर क्यू रो बाय आर स्क्वायर। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब मान लीजिए कि हम जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस नीचे आए, d डिस्टेंस नीचे आए। तो ये जो बच गया पोर्शन, ये वाला जो बच गया पोर्शन वो क्या हो गया, r माइनस डी। तो इसके लिए जो है मास क्या होगा, ये वाला पोर्शन जिसको हम लोग कहेंगे क्या, m डैश। m डैश कहने का तात्पर्य क्या है, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। तो जब हम लोग d डेप्थ की गहराई पे आएंगे तो हमारा जो है मास का वैल्यू चेंज हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। साथ ही साथ रेडियस भी चेंज हो जाएगा। तो इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ को क्या चीज़ से डिनोट करें, m डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब देखिए रेडियस यहाँ पे क्या होगा इस स्फेयर का। तो ये स्फेयर जो है इसका रेडियस जो है अब हमको क्या मिलेगा यहाँ, r माइनस डी। ये किसका रेडियस हो गया, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। तो देखिए 4/3 आर क्यू होता है, तो आर क्यू की जगह क्या हो गया, इफेक्टिव रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि r माइनस डी का क्यू इंटू रो। तो जैसे ही हम d डेप्थ की गहराई पे आएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यू इंटू रो बाय r माइनस डी का होल का स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को किससे, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 क्या था, g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का होल का पावर 3 बाय r माइनस डी का होल का पावर 2 गुना रो बाय एट द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू रो। अब देखिए ये r माइनस डी का स्क्वायर है, r माइनस डी का क्यूब है, ये कट जाएगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा r माइनस डी। ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा r, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, रो भी कट गया। तो क्या बचा हमारा, r माइनस डी बाय आर। तो अब देखिए हमारा क्या मिला था वहाँ, g डैश इज इक्वल टू r माइनस डी बाय आर बचा था। r माइनस डी में हम r को कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा, r बाहर आ गया, 1 माइनस डी बाय आर बचेगा। r माइनस डी में r को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा, 1 माइनस डी बाय आर। तो क्या हुआ, ये था हमारे पास। अब इसके बाद देखिए r को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या हो गया, 1 माइनस डी बाय आर, r कट गया, क्या आया हमारा इक्वेशन, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस डी बाय आर। यानी कि पृथ्वी के सरफेस के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ग्रेविटी जो है, क्वेश्चन नंबर बी भी यहाँ छूट गया है कि अगर हम कुछ हाइट पे जाएंगे यानी कि पृथ्वी के सरफेस से कुछ अबव जाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन क्या आ गया, ये क्वेश्चन छूट गया है बच्चों, इसको ध्यान से आप अच्छे से मिला लीजिएगा बाद में। तो ये मान लीजिए कि हमारा अर्थ है यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका कि मास क्या है, कैपिटल M, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पृथ्वी के सरफेस पर जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तो इसका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जो है हम कुछ हाइट पर ले जाएंगे, यहाँ था पहले, अब यहाँ पे ले गए, कितना हाइट पर, h हाइट पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, r प्लस h, ठीक है। तो एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ g डैश है ना, क्या हो जाएगा, g m बाय r प्लस h का होल का स्क्वायर। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, g डैश बाय g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय r प्लस h का होल का स्क्वायर बाय G m बाय r स्क्वायर।
ये GM कट गया और ये आर स्क्वायर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो गया, आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल का स्क्वायर, आर स्क्वायर। यहाँ से जो है आर प्लस एच का होल का स्क्वायर में से आर को बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, 1 प्लस एच बाय आर का होल का स्क्वायर, ये आया हमारा। अब देखिए ये आर स्क्वायर कट गया। मैथ्स में एक फॉर्मूला था, अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये पूरा टर्म को ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, -2 g डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर का होल का पावर -2। अब यहाँ देखिए बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ इस्तेमाल होगा, 1 प्लस एक्स का पावर n है तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स। यहाँ देखिए 1 प्लस एच बाय आर है, होल का पावर -2 है, तो ये -2 क्या हो जाएगा, एंटर कर देगा, अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस 2h बाय आर, ठीक है। और ये g भी यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये आ गया g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर इंटू जी। चलिए, यानी कि जैसे से हम लोग ऊपर जाएंगे पृथ्वी के सरफेस से, हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, घटेगा। 18वां क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। Derive an expression for kinetic energy and potential energy of a particle executing SHM so that the total energy in SHM remains constant। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमको डेरिवेशन करना है, जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ टोटल एनर्जी जो है वो SHM का यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो कांस्टेंट होगा, ये हमको भी प्रूव करना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, ये हमने जो है पिछले सेट में भी पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस v स्क्वायर के जगह जो है हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, v के जगह जो है हम ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, k बाय m इज इक्वल टू होता है क्या, हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर m, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या पुट करेंगे, k, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ k अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक तरह का वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे SHM के अंदर जो हम लोग फोर्स की चर्चा करते हैं ना, वो एक तरह का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। तो DW अगर हम लेंगे मान लीजिए, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट y है तो वर्क डन W, डिस्प्लेसमेंट dy है तो वर्क डन dw। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, dy, तो वर्क डन dw। तो यहाँ देखिए dw इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx होता है, तो f के जगह क्या पुट करेंगे, माइनस kx। यहाँ y मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है इसलिए आप यहाँ पे y लीजिएगा, तो f बराबर क्या हो गया, माइनस ky, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू ky dy। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, तो आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w। यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, क्या हो गया, अंडर इंटीग्रेशन y dy। अब यहाँ देखिए x का पावर n dx क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यहाँ क्या है, y dy है, तो y का पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, यानी कि y स्क्वायर बाय 2। तो w इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर बाय 2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना आ गया, हाफ के वाई स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो है अब हम लोग निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, दोनों एनर्जीज का सम कर देंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये है हाफ के वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, आगे पीछे लिखा गया। चलिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, k/2 k/2,
यानी कि हाफ के क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस कट गया, क्या बच गया, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी इन SHM। अब चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस ए एम्पलीट्यूड, यहाँ माइनस ए एम्पलीट्यूड। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो है हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार रहेगा, और टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डिराइव रिलेशन अमॉन्ग देम। तो 3 तरह के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं बच्चों, 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। सबसे पहला हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा एल क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, एल क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। समझ में आया, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा ए वो हमारा हो गया क्या, इंक्रीज इन एरिया, और डेल्टा टी क्या हो गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ए क्या हो गया, ओरिजिनल एरिया। तो इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। समझ में आया। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको हम लोग जो है वो गामा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी इंटू डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा वी क्या हो गया, इंक्रीज इन या चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या हो गया, चेंज इन या इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वी क्या हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन का आखिरी हिस्से की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन यानी कि बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि गामा के बीच संबंध। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या, एल क्यू। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन में, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, तीनों एक ही चीज़ होता है, क्या हो गया, एल क्यू। तो V बराबर हो गया एल क्यू, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन में, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू L। तो क्या हो गया, dV बाई dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल क्यू का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एल का पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3l स्क्वायर। समझ में आया। तो क्या हो गया, देखिए dl वहाँ गया, तो dV इज इक्वल टू क्या हो गया, 3l स्क्वायर इंटू dl। हम जानते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू होता है गामा V डेल्टा T। तो डेल्टा की जगह हम लोग dV लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू गामा V dt। तो इस dV के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू गामा V dt, क्या हो जाएगा, गामा V dt इज इक्वल टू 3l स्क्वायर dl। अब देखिए डेल्टा L का क्या एक्सप्रेशन होता है, अल्फा L इंटू डेल्टा टी। तो dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा L इंटू dt। तो इस dl के जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा L इंटू dt। तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू एल क्यू इंटू dt इज इक्वल टू 3l स्क्वायर dl। कुछ कटेगा जी, dl के जगह ये पुट कर देना था, ये पुट कर देना था। तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू एल क्यू इंटू डी टी इज इक्वल टू 3l स्क्वायर गामा एल इंटू डी टी। ये डी टी डेन टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एल स्क्वायर यानी कि एल क्यू, और ये एल क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया, गामा इज इक्वल टू 3α। इसका क्या मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है वो 3 टाइम्स होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। चलिए
लास्ट अब हम लोग डेरिवेशन ये वाला कर ले रहे हैं इसका। एरिया इज इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि दोनों ही एक तरह का लेंथ है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ मैंने डिफ्रेंशिएट किया एल के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया डी ए बाई डी एल। एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 2l आएगा। एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2l का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2l। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2l dl। समझ में आया। अब देखिए डेल्टा ए बराबर क्या होता है बीटा ए इंटू डेल्टा टी। अब हम डेल्टा को रिप्लेस करते थे किससे, डी से, तो क्या होगा डी ए इज इक्वल टू बी ए डी टी। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी ए, इस डी ए के जगह क्या आ जाएगा बी एल स्क्वायर डी टी। एरिया क्या होता है एल स्क्वायर होता है, बी इंटू एल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू 2l dl हो गया। समझ में आया। अब देखिए यहाँ b इंटू एल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2l। अब dl के जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना अल्फा एल डी टी, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। डी टी कट गया एल एल और ये कट गया एल स्क्वायर कट गया, क्या बचा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि अगर हम अल्फा बीटा और गामा का रेशियो निकाले तो वो क्या आएगा 1:2:3 के रेशियो। तो ये रिलेशन हो गया हमारा कोफिशिएंट रिलेशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द ही आपका आने वाला है।